हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कैफ़े। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, दो ग्रुप्स में। पहला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है जो इनके एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। तो ऑर्गन जो कि एक्चुअली डाइजेशन जहाँ टेक प्लेस होता है वो हमारा प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसकी लंबाई जो होती है 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। ये कंटिन्यूस सा एक ट्यूब होता है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। जो लेंथ होती है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो किसी कैडेवर में 7 to 9 मीटर्स होती है। कैडेवर यानी कि कोई डेड बॉडी, ठीक है, जिनको स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। एक लिविंग पर्सन में जो होता है वो 5 to 7 मीटर लॉन्ग होता है, क्योंकि मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्स स्टेट्स में होता है इसीलिए। फिर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या क्या हैं? ये जैसे मतलब डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का काम में हेल्प करने का काम करते हैं ये जैसे टीथ हो गया, टंग, सेलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन हो गया, ये सारी चीज़ें ये हमारे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है, पहला हो गया जैसे ईटिंग और इंजेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, जैसे HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया या फिर बाइल ज्यूस हो गया। ठीक है, मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन में हेल्प करता है, अच्छे से मिक्स करता है और नीचे प्रोपल्शन करता है। डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन और डेफिकेशन यानी कि फीसस जो है उसको आउट करना बॉडी से। ये डिफरेंट लेयर हो गए। जो एक्सटर्नल लेयर है वो हमारा सेरोसा हो गया, जो मिडिल लेयर है जिसको मस्क्यूलारिस कहते हैं, जो हमारे माउथ से लेके एनस तक हर जगह दो ही लेयर होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट हमारे स्टमक में जो है ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। 2 लेयर्स कौन सी है? इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होती है। लेकिन जब स्टमक होती है उसमें 3 लेयर होती है, वहाँ पे इनर जो होती है वो ऑब्लिक लेयर होती है। ठीक है, थर्ड लेयर और होती है, फिर उसके बाद सब म्यूकोजा और फिर म्यूकोजल लेयर, फिर अंदर जो हॉलो स्पेस होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, मेनली 4 लेयर्स होती हैं हमारी जीआई ट्रैक्ट की, सरोसा, मस्क्यूलारिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। इनके आगे फंक्शंस वगैरह देखेंगे। सबसे पहला जो है वो एडवेंटिशिया या फिर सिरोसा जो लेयर हो गई, ये जो आउटर लेयर दिख रही है एडवेंटिशिया या सिरोसा। ठीक है, एडवेंटिशिया जो कि आउटर कोस्ट लेयर होती है, आउटर कोटिंग होती है काफ़ी सारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर्स से बना होता है। ये ज़्यादातर जो है ईसोफेगस हो गया, जो फेरिंग्स हो गया, जो कि थोरेसिक कैविटी में है, उनको कवर करता है, वो हमारा एडवेंटिशिया हो गया। सेरोसा जो हो गया वो सीरस मेम्ब्रेन होती है, जो पेरिटोनियल लेयर जो होता है हमारा एरिया उसमें कवरिंग करती है। सुपरफिशियल लेयर होती है जीआई ट्रैक्ट की एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में। ठीक है, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। जो पेरिटोनियल लेयर होती है ये लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है हमारी पूरी बॉडी का, जिसका 2 लेयर होता है, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। पैराइटल लेयर जो कि आउटर लेयर जो होती है एब्डोमिनल वॉल की, उसे कहते हैं पैराइटल लेयर। विसरल लेयर जो होती है वो इनर लेयर होती है, जो कि एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी के अंदर होती है, जो कि कवर करती है अंदर के ऑर्गन्स को। इन 2 लेयर्स के बीच में जो पैराइटल और विसरल लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ सीरस फ्लूइड्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, वो उनका काम क्या होता है, वो इनके बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो उस फ्लूइड का नाम होता है सीरस फ्लूइड भी बोल सकते हैं उसको, या फिर पेरिटोनियल फ्लूइड भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वो पेरिटोनियम में प्रेजेंट रहता है। जैसे इनका बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होना पेरिटोनियल कैविटी में इन फ्लूइड्स का, उसे हम एसाइटिस कहते हैं उस कंडीशन को। वहीं अगर पानी जो फ्लूइड की जगह अगर एयर वो वहाँ पे है तो उसे न्यूमो पेरिटोनियम कहते हैं। कुछ ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, सुप्रारीनल ग्लैंड हो गया, उनके ऊपर जो ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं,
पैनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, इनके जो हैं ये पेरिटोनियम के पीछे से सिचुएटेड हैं, तो इनको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है मसल लेयर। मसल्स जो होती हैं हमारी माउथ, फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस और ये एनल स्फिंक्टर तक जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हो गया, ठीक है, इन सब जगह पे स्केलेटल मसल्स मौजूद रहते हैं जो कि वॉलेंट्री इन नेचर होते हैं। और जो बाकी के जितने भी रेस्ट ऑफ द ट्रैक्ट्स है वहाँ पे स्मूथ मसल्स मौजूद रहते हैं जो कि इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं। वॉलेंट्री इन नेचर यानी कि उस पर हमारा कंट्रोल रहता है। माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस हो गया और जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उन सब में जो है हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम माउथ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हम चबाना कितना चाहते हैं, निगलते समय अगर हम होल्ड करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस के हम लोग अपर पार्ट तक हमारा अपना कंट्रोल रहता है और फिर लास्ट में जो हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है वहाँ पे। लेकिन जो हमारे बाकी किसी भी स्टमक पे कंट्रोल नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता, ईसोफेगस के लोअर पार्ट में भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ना बाइल पे कंट्रोल होता है, ना लिवर पे, ना गॉल ब्लैडर पे, ना स्प्लीन पे। तो वहाँ पे जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो कि स्मूथ मसल्स होते हैं, जो वॉलेंट्री हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। एक्सेप्ट स्टमक, जो बाकी के जितने भी होते हैं हमारे पूरे बॉडी में जितने मोमस जीआई ट्रैक्ट में जो है लेयर्स, उनके 2 लेयर्स होते हैं जो मैंने पहले बता दिया था, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर। लेकिन जो हमारे ये हैं स्टमक हैं उनके पास एक तीसरा लेयर भी होता है जो कि इनर ऑब्लिक लेयर होता है। जो मसल लेयर होती हैं हमारे स्टमक में, वो स्टमक हो गया या फिर ईसोफेगस हो गया, वो उनको मिक्स करने में और प्रोपल्शन में हेल्प करती है फूड को, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। और जो हमारे मसल्स के लेयर्स हो गए उनके बीच में कुछ नर्व टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिनको हम मेंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। और काफ़ी जगह पे स्पिंस्टर के तौर पे कुछ मसल्स जो होती है सर्कुलर बैंड्स जैसी बनी होती है ताकि वो एक स्पिंस्टर को फॉर्म कर सके। स्पिंस्टर क्या करता है, वो हमें इम्पल्स प्रोवाइड करता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कोई भी। फिर उसके बाद अगली लेयर जो आती है वो आती है सबम्यूकोजा लेयर। ये लेयर जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है और ये म्यूकोजा के नीचे प्रेजेंट रहती है। ये बाइंड करती है मस्क्यूलरिस को म्यूकोजा से, ठीक है, एक्सेप्ट माउथ एंड फेरिंग्स। माउथ और फेरिंग्स को छोड़ के बाकी हर जगह। एक्सटेंसिव जो नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का जो कि इन सब म्यूकोजाज में प्रेजेंट रहता है, तो उसे हम सबम्यूकोजल प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। मिएंट्रिक और सबम्यूकोजल प्लेक्सस जो होते हैं वो मिलाकर एक ईएनएस का फॉर्म करता है, यानी कि एंटरिक नर्वस सिस्टम, जो कि गट का ब्रेन होता है, जो कि हमारे मोटिलिटी सिक्रीशन जो भी होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उसको वो कंट्रोल करता है। लास्ट है हमारा म्यूकोजा। म्यूकोजा जो होता है इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स का बना होता है ये, जो कि माउथ, फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, एनल कैनल जगह में प्रेजेंट रहता है। और ये जो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे, माउथ, फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस और एनल कैनाल में। फिर जो होता है कॉलमनार एपिथेलियल प्रेजेंट रहता है लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। इनका मेन 3 फंक्शन है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है, म्यूकोजल लेयर जो होती है ये म्यूकस सिक्रीट करती है स्टमक में। स्टमक के अंदर HCl और पेप्सिन नाम के एसिड्स भी बनते हैं, तो उनसे उनकी लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम ये करती है, ठीक है। और सिक्रीशन की ये सिक्रीशन में हेल्प करती है, म्यूकोजा जो होती है म्यूकस को सिक्रीट करता है। एब्जॉर्प्शन, ये जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो भी जाता है न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विद इन 5 to 7 days एपिथेलियल सेल्स जो जीआई ट्रैक्ट में होते हैं वो रिप्लेस होते हैं न्यू सेल से। फिर आते हैं अब हमारी बारी माउथ या ओरल कैविटी, जिसको हम बकल कैविटी भी कह सकते हैं। माउथ जो होता है वो किन किन चीज़ों से बना होता है, चीक से, पैलेट्स जो कि हार्ड और सॉफ्ट 2 टाइप्स के होते हैं, टंग, लिप्स, टीथ, इन सब चीज़ों से, ठीक है। जो स्पेस होता है गम्स और चीक्स के बीच में उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, जो हमारा हॉलो स्पेस है माउथ के अंदर। और बाकी का पूरा जो कैविटी होता है उसे हम माउथ भी कहते हैं। जो रूफ होता है वो पैलेट्स का बना होता है माउथ का, ठीक है। एंटीरियर जो पोर्शन होता है पैलेट जो होता है
वो हार्ड पैलेट होता है क्योंकि वो मैग्जिला और पैलेटाइन बोन से बना होता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है क्योंकि वो मसल से बना होता है। पोस्टीरियरली एक फ्री हैंगिंग बॉर्डर होता है सॉफ्ट पैलेट पे, जिसको उव्यूला कहते हैं, जो कि जो होता है जब हम कुछ भी खा रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, उस टाइम पे ये नेज़ोफेरिंक्स को क्लोज करता है ताकि कोई फूड या लिक्विड नेज़ल कैविटी में एंटर ना करे। ठीक है। फिर स्वेलोविंग जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड एक्ट होता है जहाँ पर जो फूड होता है वो हमारे माउथ से, फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। अगर हमें कुछ भी खाने पीने में स्वेलोविंग में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन को ओडिनोफेगिया कहते हैं, ओडिनोफेजिया फेगिया। ओके। फिर आती है बारी टीथ की। टीथ जो होती है वो सॉकेट्स में एम्बेडेड होती है, ठीक है, उनको हम गम्स कहते हैं। ईच इंडिविजुअल के पास दो सेट्स ऑफ टीथ होती हैं, ठीक है, जो कि पहले जो होती हैं सबसे पहले टेम्पररी टीथ या फिर प्राइमरी टीथ कह सकते हैं, और जो सेकंड सेट होती है वो सेकेंडरी टीथ या फिर परमानेंट टीथ होती है। जब बेबी छोटे होते हैं अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज, जब टीथ जो होता है वो होता है मिल्क टीथ, प्राइमरी या फिर टेम्पररी टीथ भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वो जब टूट जाते हैं तो उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट या सेकेंडरी टीथ आते हैं। तो ये दो सेट्स होते हैं। टोटल नंबर जो आते हैं वो होती है 10 इन ईच जॉ। ऊपर अपर साइड में भी 10 टीथ होंगे, लोअर साइड्स में भी 10 टीथ होंगे। तो इसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2012। टू का मतलब मोलर, दो मोलर्स हमारे नीचे आएंगे, प्री मोलर एक भी नहीं आएंगे, एक केनायन, दो इंसिजर जो होता है, दो इंसिजन इंसिजर जो है टीथ वो आते हैं, ठीक है। 5 नीचे और 5 ऊपर ये टीथ आते हैं। तो फिर ये जो होता है ये अप्रॉक्स 6 मंथ में पहला टीथ आना स्टार्ट हो जाता है, मिल्क टीथ जिसे कहते हैं हम, वो अप टू 24 मंथ तक कंप्लीट टीथ आ जाता है। ये 10 जो सेट्स होते हैं, ठीक है, ये टीथ आ जाते हैं। तो इनको जो है ये जो टीथ होते हैं जो 2 0 1 2, यानी कि दो मोलर, एक कैनायन, दो इंसिजर टीथ जो होते हैं, इनको हम डाइफोडोंट कहते हैं। डाइफोडोंट यानी कि जो लाइफ में 2 बार आते हों, क्योंकि ये एक बार टूट जाते हैं और फिर दोबारा रिपीट आते हैं ये, तो इसलिए डाइफोडोंट कहते हैं इनको। वहीं जो सेकेंडरी टीथ है ये 6 ईयर्स के बाद स्टार्ट होते हैं आना, फिर उसके बाद अप टू 24 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें इनका केमिकल फॉर्म डेंटल फार्मूला क्या है, 3 2 1 2, यानी कि 3 मोलर, 2 प्री मोलर, 1 खेनायन, 2 इंसिजन, 2 इंसिजर टीथ आते हैं, ठीक है। जो इंसिजर होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं, और कैनाइन टीथ भी कटिंग टीथ होते हैं। बाकी जो हमारे मोलर प्री मोलर हैं वो ग्राइंडिंग, क्रशिंग और च्यूइंग टीथ होते हैं। जो थर्ड मोलर टीथ होते हैं उनको हम विजडम टीथ कहते हैं, क्योंकि वो हम बोलते हैं उसको अकल का दांत बोलते हैं, तो वो थर्ड मोलर टीथ होता है वो, जिसको विजडम टीथ भी कहते हैं। जिसमें से अब इसमें जो प्री मोलर टीथ है वो हमारे प्राइमरी या फिर टेम्पररी टीथ के टाइम पे नहीं थे, तो इसमें देखो प्री मोलर्स 2 हैं और एक मोलर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये जो 3 टीथ्स होते हैं इनको मोनोफोडेंट कहते हैं, यानी कि एक सिंगल परमानेंट सेट ऑफ टीथ होता है इनका। ये फर्स्ट एक ही बार आते हैं और एक ही बार अगर ये टूट जाते हैं तो ये दोबारा नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये था मोनोफोडेंट और डाइफोडेंट। ये टीथ का स्ट्रक्चर होता है। डेंटल क्राउन, अपर पोर्शन जो हमें दिखता है वो हमारा डेंटल क्राउन होता है, और लोअर पोर्शन जो एम्बेडेड होता है गम्स में वो टूथ रूट एरिया होता है। जो हमारा ऊपर पोर्शन होता है वो इनामल होता है, फिर अंदर डेंटिन, गम्स जिससे कनेक्टेड रहते हैं हमारे टीथ, डेंटल पल्प गम के वो डेंटिन के अंदर होता है, फिर एल्वियोलर बोन, सीमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट्स, ठीक है। ये सारी जो होते हैं ये हमारे टीथ के पार्ट्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ के मेनली 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, क्राउन, रूट और नेक, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो ये क्राउन है, लोअर पोर्शन जो है रूट है, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो नेक पोर्शन होता है मिडल वाला। जो टीथ है वो डेंटिन का बना होता है, जो कि कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू 70% जो होती है उसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है, ठीक है। जो अपर पोर्शन होता है वो डेंटिन का ये डेंटिन का बना होता है।
जो डेंटिन होता है वो एक कैविटी को एनक्लोज कर रहा होता है, जिसको पल्प कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स मौजूद रहती हैं। पल्प कैविटी जो होती है रूट में होती है, जिसको हम रूट कैनाल कहते हैं, और वो ओपनिंग होती है एपिकल फोरामेन की। डेंटिन जो होती है वो क्राउन में जो डेंटिन होती है वो कवर्ड रहती है हार्डेस्ट सब्सटेंस से हमारी बॉडी का, ठीक है, जिसको हम इनामल कहते हैं, जो कि 95% कैल्शियम सॉल्ट का बना होता है। और इनामल का काम क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करता है डेंटिन को बैक्टीरिया जो भी हमारे माउथ में द्वारा जो भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रही है उनसे बचाता है, या फिर वो जो एसिड्स प्रोड्यूस करती है उनसे बचाता है। डेंटिन जो होता है उसका जो रूट पोर्शन होता है वो सीमेंटम से कवर्ड रहता है, जो कि कैल्सिफाइड टिश्यू का लेयर होता है, एक पतला सा। अगर हमारे गम्स में या जिंजाइवल में कोई भी इन्फ्लामेशन, जो कि रेडनेस या स्वेलिंग या कुछ भी टेंडेंसी टू ब्लीड होती है, तो उस कंडीशन को हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। फिर आती है बारी सलिवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। उनको हम सलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। वो क्या ओरल कैविटी में जो इसके मेजर 3 पार्ट्स होते हैं जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है। पहला पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहला आता है पैरोटिड ग्लैंड। ये जो होता है 25% सिक्रीट करता है सलाइवा को। ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिसका वेट जो होता है अप्रॉक्स 20 to 30 ग्राम होता है ईच ग्लैंड, जो कि इंफीरियर और एंटीरियर पोर्शन ऑफ ईयर में लोकेटेड रहता है। इनका जो सिक्रीशन है सलाइवा जो होता है वो हमारे जो सेकेंड मोलर टीथ होती हैं वहाँ से इनका सिक्रीशन ओपन होता है, ठीक है। वहाँ से वो हमारे मतलब माउथ में आता है, जो कि एक डक्ट होता है, एक डक्ट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, 40 mm लंबा एक ट्यूब होता है। उसके द्वारा हमारे जो अपर सेकेंड मोलर टीथ है वहाँ से ये ओपन होता है। दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि 70% सिक्रीशन करता है सलाइवा का, ठीक है, और जो कि टंग के बेस पे सिचुएटेड है, जिसका वेट है 8 to 10 ग्राम। और ये भी सबमैंडिबुलर डक्ट के थ्रू ओपन होता है टंग के फ्रेन्यूलम में, ठीक है। जो फ्रेन्यूलम जो होता है लोअर बेस में होता है टंग के, ठीक है, वहाँ के साइड से सलाइवा निकलता है। तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। 5% जो होता है सलाइवा वो सबलिंगुअल से सिक्रीट करता है, जो कि स्मॉलेस्ट सलीवरी ग्लैंड होता है, जिसका वेट 2 to 3 ग्राम्स होता है, जो कि टंग के बिलो माउथ मतलब टंग के लोअर पोर्शन में सिचुएटेड है। एक दिन में अप्रॉक्स 1000 to 1500 ml सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है। 1 ml/minute मान सकते हो। अगर वह सलाइवा एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो उसको टायलिज्म या फिर सिलोरिया कह सकते हैं। अगर वहीं डिक्रीज अमाउंट ऑफ सलाइवा या फिर लैक ऑफ सलाइवा है तो उसे जेरोस्टोमिया कह सकते हैं। कॉम्पोजिशन किन चीज़ों से बना होता है ये सलाइवा? 99.5% जो होता है वो H2O होता है, और 0.5% जो होता है उसमें सॉल्यूट जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, PO4 HCO3 निगेटिव, इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि बैक्टीरियोसिडल होते हैं, और कुछ एंजाइम से बना होता है, बाकी का 0.5%। फूड जो होता है वो हमारे स्टमक के फंडस में जब हम लोग खाना खाते हैं उसके हम बोलते हैं तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उसके कुछ रीज़न्स होते हैं। मेन रीज़न यही होता है क्योंकि फूड उस टाइम पे हमारे स्टमक में गया होता है, और हमारा जो जो स्टमक होता है वो अपने एंजाइम्स को सिक्रीट नहीं किया होता है। पहले के 1 घंटे तक जो होता है एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है स्टमक। जो सलाइवरी एमाइलेज जो हमारी माउथ से गई थी स्टमक में, वही अपना काम कर रहा होता है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम पे बोलते हैं कि नहीं, हमें पानी नहीं पीना चाहिए। और सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.35 से 6.85 होता है। इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.002 से 1.012 होता है। फिर आती है बात टंग की। टंग में ये वेलेट पैपिले, सर्किम वैलेट पैपिले है ये,
फिर फॉलिएट पैपिले, फ्रिंजिफॉर्म पैपिले और फिलीफॉर्म पैपिले। टंग जो होता है एक वॉलेंट्री मसल ऑर्गन है, वॉलेंट्री इसलिए क्योंकि हम अपने टंग को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। ये जो होता है, ये माउथ जो होता है या फिर हायोइड बोन जो होता है वहाँ के फ्लोर से अटैच्ड रहता है फ्रेन्यूलम की मदद से। ठीक है, जो सुपीरियर सरफेस होता है टंग का वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है जिसमें काफ़ी सारे अमाउंट में लिटिल प्रोजेक्शंस जिसको पैपिली कहते हैं हम, और पैपिले में ही टेस्ट बड्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये जो पैपिले थे ये उसी के टाइप्स थे। तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं उनके शेप के अकॉर्डिंग। सर्किमवैलेट पैपिले जो कि कप शेप का होता है, फिलीफॉर्म पैपिले जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्यूजिफॉर्म जो होता है जो कि मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहला सर्किमवैलेट पैपिले देखते हैं, ये एक इन्वर्टेड वी शेप में अरेंज्ड रहता है बेस ऑफ टंग में। ठीक है, जिनकी क्वांटिटी 8 to 12 होती है। ये लार्जर पैपिले होती हैं जो कि हम अपने टंग में इजीली देख सकते हैं। दूसरा है हमारा फिलीफॉर्म पैपिले जो कि सबसे स्मॉलेस्ट टाइप के होते हैं ये, और ये जो होते हैं ये हमारे टंग के 2/3 पोर्शन एंटीरियरली कवर करती हैं। फिर लास्ट में फ्यूजिफॉर्म पैपिले, ये क्या होता है मेनली हमारे टंग के टिप्स में या फिर एडजेस में देखा जाता है इनको। ठीक है, टेस्ट बड्स कहाँ पे हैं, क्या क्या है। स्वीट और सॉल्टी टेस्ट जो होता है ये मेनली हमारे टंग के टिप में पता चलता है। सॉर टेस्ट जो होता है वो एज या फिर साइड में पता चलता है, और जो बिटर टेस्ट होता है, कड़वा जो टेस्ट होता है, वो बैक साइड ऑफ द टंग हमें पता चल सिचुएटेड है। फिर आती है बारी हमारी ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या होता है, ये एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कोलैप्सिबल मसल टिश्यूज होती हैं जो कि ट्रैकिया के पोस्टीरियर पोर्शंस में लाई करती है। ठीक है, लैरिंजो फैरिंग्स जो होती है, फैरिंग्स हमारा उसके बाद फैरिंग्स आता है ओरल कैविटी के बाद। फैरिंग्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजो फैरिंग्स। फिर उसके बाद लैरिंग्स आता है। ठीक है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया वो विंड पाइप में उधर पहुंच जाता है। लैरिंजो फैरिंग्स जो होता है, तो लैरिंजो फैरिंग्स जो होता है वो ईसोफेगस को कंटिन्यू करता है एट सेकेंड थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, जो थोरैसिक वर्टिब्रा होता है उसके सेकंड वाले से जो होता है वो लैरिंजोफेरेंक्स ईसोफेगस में कन्वर्ट, मतलब वहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट होता है थ्रू ईसोफेगस हाई ईसोफेजियल हाइटस, यानी कि हाइटस का मतलब हो गया ओपनिंग होती है ईसोफेगस की। वहाँ से ईसोफेगस जो होता है वो क्रॉस करता है डायफ्रैगम को और एंड करता है सुपीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक। ठीक है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक एक स्पिंस्टर होता है अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस और लैरेंजोफैरिंग्स में। ठीक है, जो लैरेंजोफैरिंग्स और ईसोफेगस इन दोनों के बीच में एक स्पिंस्टर मौजूद रहता है, या फिर एक ऐसे बोल सकते हैं एक ढक्कन जैसा ओपनिंग होती है वहाँ पे, एक डोर होता है। वो जब डोर ओपन होगा, जब वहाँ पे कोई एक वो जाएगा सिग्नल जाएगा कि वो डोर ओपन होना है, जब हमारा फूड मॉलिक्यूल जाता है वहाँ पर, तो उस टाइम पे एक सिग्नल जाता है कि वो डोर ओपन होना है, तब जाके ही वो ओपन होता है। तो वो स्पिंस्टर का नाम है अपर ईसोफेजियल स्पिंस्टर या फिर क्रिकोफेरेंजियल स्पिंस्टर। ठीक है, वह वैसा ही एक स्पिंस्टर लोअर एंड में भी मौजूद रहता है जो कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। उस पोर्शन को हम लोअर ईसोफेजियल स्पिंस्टर या फिर कार्डियक स्पिंस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक के ये कुछ रीजन्स है, कार्डिया रीजन हो गया, फंडस रीजन, बॉडी उनकी एंट्रम पाइलोरस, इसके बारे में आगे देखेंगे। इसमें मेनली आपने ये देखना है कार्डियक रीजन कौन सा है, पाइलोरस रीजन क्या है, बॉडी रीजन कौन सा है, फंडस क्या है। ठीक है, स्टमक क्या होता है, ये एक जे शेप का एनलार्ज पार्ट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। ये जो है डायफ्रैगम के इंफीरियरली सिचुएटेड है इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, जो कि स्टमक के कुछ हमारा जो एब्डोमेन है या पेरिटोनियम है वहाँ पे 9 रीजन्स होते हैं। तो उनमें से 3 रीजन्स में हमारा स्टमक लाई करता है, जो कि है एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलिकल रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, इन 3 पोर्शंस में वो लाई करता है स्टमक। स्टमक जो होता है एक चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर होता है जो कि फूड को काइम में कन्वर्ट करता है और एक फूड रिजर्वॉयर की तरह काम करता है, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1.5 लीटर। स्टमक के कुछ रीजन कार्डियक रीजन
मेनली 4 रीजन्स है। पहला कार्डियक रीजन, कार्डियक रीजन जो होता है ये ओपनिंग होती है लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर का या फिर कार्डियक स्पिंस्टर का। फिर इसके बाद आता है फंडस। फंडस क्या होता है, एक डोम शेप का पार्ट होता है जो कि कार्डियक स्पिंस्टर से अबव होता है। तीसरा आता है बॉडी। बॉडी जो होती है वो सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट होती है जिसका 80% जो होता है वो स्टमक का 80% जो होता है वो बॉडी होता है। फिर आती है बारी पाइलोरस की। पाइलोरस जो होती है वो लोएस्ट पार्ट होता है स्टमक का जो कि स्टमक की बॉडी को कनेक्ट करती है ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, उसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं। इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम जो होता है ये क्या काम करता है, बॉडी ऑफ स्टमक को कनेक्ट करता है। ठीक है, पाइलोरस से कनेक्ट करता है। और पाइलोरिक कैनाल क्या होता है, ये ओपन होता है ड्यूडेनम में। जो स्पिंस्टर होता है स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में उसे हम पाइलोरिक स्पिंस्टर कहते हैं। और जो हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकोजल सरफेस होता है वो हर 3 डेज में रिन्यू होता रहता है। जो कॉन्केव मीडियल बॉर्डर होता है स्टमक का इसे लेसर कर्वेचर कहते हैं और जो कॉन्वेक्स लेटरल बॉर्डर होता है उसे ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। गैस जो हमारा गैस्ट्रिक है इसमें कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो मेनली 3 टाइप्स के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इसमें कंटेन करती हैं। पहला है चीफ सेल। चीफ सेल क्या करता है, पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। और दूसरा क्या सिक्रीट करता है, ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पहला तो चीफ सेल जो कि 2 कर रहा था, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट कर रहा है। दूसरा है पेराइटल सेल, इनका काम है इंट्रिंसिक फैक्टर्स और HCl को सिक्रीट करना। HCl जो है एसिड होता है एक। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, ये जो हमारा विटामिन B12 है उनको डाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरा है हमारा म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल क्या करता है, ये सिक्रीट करता है म्यूकस को जो कि स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl और पेप्सिनोजन से। ठीक है, अबाउट 2 to 3 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे सिक्रीट होता है हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं वहाँ से 2 to 3 लीटर पर डे सिक्रीट होता है। इनका जो pH होता है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है, यानी कि 1.5 से 3.5 होता है इनका जो pH होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं कुछ और भी सेल्स को सिक्रीट करते हैं जिनमें एंट्रोएंडोक्राइन सेल्स जिसे G सेल्स भी कहते हैं जो कि कुछ गैस्ट्रिक हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं। अब गैस्ट्रिक जो जूस हैं वो कैसे कहाँ कहाँ सिक्रीट हो रही है, कैसे सिक्रीट हो रहा है, तो इनके 3 फेजेस हैं सिक्रीट होने के। सबसे पहला केफालिक फेज़ या फिर सेफालिक फेज़ भी बोल सकते हैं, जब खाना हमारे माउथ में गया ही नहीं है उससे पहले जो हमारे मुंह में जो पानी आ जाता है या फिर सलाइवा रिलीज़ होता है माउथ में सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, तो उसी टाइम उसको जो होता है उस टाइम पे जो गैस्ट्रिक रूल जूस सिक्रीट होती है उसको हम एपेटाइट जूस भी कहते हैं। दूसरा है गैस्ट्रिक फेस, जब हमारा फूड स्टमक में आ जाता है तब जो G सेल्स होते हैं स्टमक के वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन को गैस्ट्रिन जो कि फर्दरली सिक्रीट करते हैं हमारे HCl म्यूकस पेप्सिनोजेंस वगैरह को। गैस्ट्रिन ही सिक्रीट करते हैं ये गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करती है और पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना स्टार्ट करती है उस टाइम पे, ताकि जब तक फूड जो होता है पैनक्रियाज तक पहुँचे वो अपना आगे का काम कर सके। लास्ट है हमारा इंटेस्टाइनल फेस। अब ये जो काइम जो हो हमारा बन गया खाना जो होता है वो काइम के फॉर्म में हो जाता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगी। फिर जी सेल जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड में होगी वो भी कुछ चीज़ों को रिलीज़ करेगी, कुछ सिक्रीट्स करती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मील जो होता है वो अप्रॉक्स 2 to 3 आवर हमारे स्टमक में रहता है। प्रोटीन जो होती है वो उससे ज़्यादा टाइम के लिए रहती है और फैटी एसिड्स जो फैटी मील्स जो होती हैं वो लॉन्गेस्ट टाइम रहती है हमारे स्टमक के अंदर। सो स्टूडेंट्स ये जो था मैंने अभी मतलब स्टमक तक क्लियर हो गया, ये स्टमक तक था। कोई भी डाउट या कुछ होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। बाकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद कुछ इसके एक्सेसरी ऑर्गन्स और हैं। वीडियो काफ़ी लंबी बनती तो इसलिए मैंने इसको यहीं तक ही रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर।
ठीक है, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो थैंक यू।